दोस्तों जापान वही देश है जिसने किसी समय पर परमाणु बम जैसे खतरनाक मिसाइल का सामना किया था। लेकिन आज अगर आप जापान जाएंगे या जापान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये वही देश है जो कि किसी समय पर पूरी तरह खत्म होने की कगार पर आ गया था। क्योंकि आज आप और हम 2023 में जरूर जी रहे हैं, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जो अपने देश में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुका है जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे मानो जापान 2023 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। जरा आप भी सोचकर देखिए, क्या कोई ऐसा देश है जो बिना जमीन के भी खेती कर सकता है? लेकिन जापान ऐसा कर रहा है और अंडरग्राउंड फल और सब्जियों को उगाकर उसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि ऐसे फल और सब्जियां सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं और इनके प्रोडक्शन में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। इसके अलावा जापान में ऐसी कई टेक्नोलॉजी आज के समय में बनकर तैयार हो चुकी है जिसके बारे में आप जाएंगे तो आपको ये सब किसी मैजिक से कम नहीं लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जापान के बारे में कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली बातें जानते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जापान एक छोटा सा देश है और क्षेत्रफल के मुकाबले में भी जापान बहुत छोटा है। ऐसे में जापान के लोगों को वहाँ पर खेती करने में काफी परेशानी होती थी, क्योंकि खेती करने के लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जो अपनी हर परेशानी को दूर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी तैयार कर ही लेता है और खेती से जुड़े इस मसले को भी जापान ने टेक्नोलॉजी की मदद से दूर कर लिया है। दरअसल जापान के अंदर ऐसी बहुत सारी टनल बनाई हुई हैं जिसका कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा था, इसलिए उन टनल का इस्तेमाल करके वहाँ पर आज के समय में बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ खेती करने के लिए ना तो सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है और ना ही हवा की, और ये सभी चीजें आर्टिफिशियल तरीके से जापान के वैज्ञानिक खुद ही तैयार कर लेते हैं और बहुत ही कम समय में बेहतरीन सब्जियां और फल बनाकर लोगों तक पहुंचा देते हैं। हालांकि इन फसलों को उगाने के लिए थोड़े बहुत पानी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन ना तो इस फसलों के उगाने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ती है और न ही सूरज या हवा की। दिलचस्प बात यह है कि जापान की इस टेक्नोलॉजी की तारीफ दुनिया भर में बहुत की जा रही है और बहुत से देश जापान से अंडरग्राउंड तैयार होने वाली फल और सब्जियों को अपने यहाँ इम्पोर्ट भी करा रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, इंडिया में अगर इस तरह का कुछ होना शुरू हो गया तो इससे किसानों को कितनी मदद मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप कभी जापान जाएंगे और आपके पास अपना कोई कन्वेंस है यानी कि अपनी कार या फिर साइकिल है, तो ऐसे में वहाँ आपको पार्किंग की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जापान के अंदर पार्किंग का भी बहुत बेहतरीन इंतजाम देखने को मिलता है। जापान में पार्किंग के लिए अंडरग्राउंड जगह का इस्तेमाल किया जाता है और सभी गाड़ियों को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। हालांकि जापान में कार चलाने वाले लोग आपको बहुत कम ही दिखेंगे, क्योंकि वहाँ ज्यादातर लोग साइकिल का इस्तेमाल ही करते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि जापान में लोगों की जनसंख्या से ज्यादा वहाँ साइकिल मौजूद है और इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन इंतजाम करके अपनी साइकिल को पार्क करने की सुविधा भी लोगों को दे दी है। इसमें करना ये होता है कि आपको आपकी साइकिल के साथ जो भी कार्ड मिलता है उसके ऊपर एक QR कोड होता है और उस कोड को आपको स्कैन करना होता है। उसके बाद एक बॉक्स खुलता है जिसके अंदर आपकी साइकिल अपने आप ही चली जाती है और वहाँ से वो अंडरग्राउंड जमीन के नीचे पहुँच जाती है। और जब लोगों को अपनी साइकिल वापस चाहिए होती है तो वो दोबारा QR कोड को स्कैन करते हैं और उनकी साइकिल मिनटों में उन तक पहुँच जाती है। यानी जापान में लोगों को ये नहीं कहना पड़ता कि यार मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरी साइकिल का ध्यान रख लेना। जापान की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो रोबोट के बारे में बात ना की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जापान का बनाया हुआ रोबोट अंतरिक्ष में भी जा चुका है, जिसका नाम किरोबा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी के सेक्टर में तरक्की करता जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि जापान के अंदर आज कितने भी रेस्टोरेंट हैं या फिर जितने भी होटल हैं, वहाँ आपको ज्यादातर रोबोट ही काम करते नजर आएंगे। यानी खाने का ऑर्डर लेने से लेकर कस्टमर तक खाना पहुँचाने का सभी काम रोबोट अपने आप करते हैं। बस आपको रोबोट को बताना होता है कि आपको क्या चाहिए, इसके बाद वो लोगों के लिए वो सभी चीजें अरेंज कर देते हैं और इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर होती है। हालांकि जापान में रोबोट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि मेडिकल सेक्टर में भी आज जापान के अंदर रोबोट काम कर रहे हैं, जहां वो मरीजों की देखभाल करते हैं, उन्हें समय समय पर दवाइयां देते हैं और अगर किसी मरीज की हालत सीरियस होने वाली होती है तो वो डॉक्टर को इसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और जापान के बनाए गए कुछ रोबोट तो ऐसे हैं जो देखने में बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ही लगते हैं, लेकिन काम वो सारे रोबोट वाले करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जापान इतनी ज्यादा तेजी से तरक्की करता जा रहा है कि जापान के हर किलोमीटर में आपको कम से कम 3 पब्लिक टॉयलेट देखने को मिल जाएंगे। और ये भी कोई आम टॉयलेट नहीं है, यहाँ भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भर भर कर किया गया है। अब मिसाल के तौर पर जब जापान के टॉयलेट सीट में टेम्परेचर कंट्रोल लगाया गया है, यानी अगर आप ठंड में जापान के किसी पब्लिक टॉयलेट में जाएंगे तो वहाँ की सीट आपको गर्म मिलेगी और गर्मी में जाएंगे तो ठंडी मिलेगी। इसके अलावा जब फ्लश करने की बारी आती है तो आप फ्लश के साउंड को भी एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपके बगल वाले को भी उसकी आवाज सुनाई ना दे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जापान के पब्लिक टॉयलेट में आपको अपने हाथों से सीट उठाने की जरूरत नहीं है, वहाँ सेंसर लगे होते हैं और जब आप टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने आप ही ऊपर और नीचे हो जाते हैं। बात करें जापान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तो वो भी किसी विकसित देश से कम नहीं है, क्योंकि जापान ही वो देश है जिसने बुलेट ट्रेन का आविष्कार किया था और इसकी वजह से जापान के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस या फिर किसी टैक्सी का ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके पास बुलेट ट्रेन जैसा ऑप्शन मौजूद है जो घंटों की दूरी को कुछ मिनटों में तय कर लेता है और हवा से बातें करते हुए लोगों को उनकी जगह तक पहुंचा देती है। अब हैरानी की बात यह है कि बुलेट ट्रेन इतनी ज्यादा स्पीड में चलती है लेकिन फिर भी उसमें आवाज नहीं होती, यानी जितनी आवाज हमारी मोटरसाइकिल करती है तकरीबन उतनी ही आवाज जापान की एक पूरी बुलेट ट्रेन करती होगी। इसके साथ साथ जापान की बुलेट ट्रेन टाइम की बहुत ज्यादा पाबंद होती है। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि जापान की कोई बुलेट
ट्रेन 5 मिनट या 10 मिनट भी लेट हुई हो। और यही वजह है कि जापान के लोगों को कभी भी ऑफिस जाते वक्त न तो देरी होती है और ना ही उनके पास ये बहाना होता है कि आज ट्रेन लेट थी। हो सकता है आपने कैप्सूल रूम के बारे में सुना हो, क्योंकि इंडिया में भी अब कई जगह पर कैप्सूल रूम तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन जापान ने इसकी शुरुआत बहुत सालों पहले कर दी थी। दरअसल कैप्सूल रूम एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर सिर्फ एक इंसान के रहने जितनी ही जगह होती है, लेकिन उस रूम में टीवी से लेकर एसी तक सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। ऐसे में जापान के लोग जो वो ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं या किसी वजह से अपना घर नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो लोग बहुत कम पैसों में कैप्सूल हुक्म में रात गुजारते हैं और सुबह काम पर निकल जाते हैं। हालांकि इंडिया में बहुत जल्द ही आपको ऐसे रूम कैप्सूल देखने को मिल जाएंगे। बस देखना यह है कि इंडिया जापान से बेहतर रूम कैप्सूल बना पाता है या नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जापान आज 2023 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है, जो अपने बड़े से बड़े काम और बड़ी से बड़ी परेशानियों को अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर दूर कर लेता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हम आपके लिए जब भी इस तरह की वीडियोस लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।